हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो आज की क्लास हम लोगों की क्लास नंबर जो है, आज की क्लास जो है वो हम लोगों की क्लास नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास कर ली हैं और पहली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और दूसरी क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द पूरे अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कहीं से भी नहीं लाया हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 2019 के पेपर के हैं, तो मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो याद रखना कि हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोगों का जो खुलेगा वो 76 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो 76वें नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जर्नल एक पुस्तक है। जर्नल एक कैसी पुस्तक है ये पूछा गया है। तो जर्नल एक पुस्तक है, पहली पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। तिथिवर प्रविष्टि की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और उपरोक्त तो सभी, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जर्नल एक पुस्तक है। मतलब कि जर्नल जो है एक बुक है। कौन सी बुक है? पहली प्रविष्टि की बुक है, बिल्कुल सही बात है। मूल प्रविष्टि की बुक है, तिथिवर प्रविष्टि की बुक है। तो ऑल ऑफ एबव, मतलब कि ऑल ऑफ सभी इनमें से ही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 77 की बात आती है। तो आय का मतलब इनकम, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि आय, उत्पादन और भार आदि के वर्गीकरण को भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं, मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं, सतत वर्गीकरण कहते हैं या फिर गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। आय की बात की जाती है तो आय की बात करेंगे हम लोग तो ये कौन से प्रकार के बात आएगी? तो याद रखिएगा कि ये मात्रात्मक में आएगी। अब कैसे आएगी? तो इनको याद रखिएगा कि जैसे कि मान लो, जैसे कि कुछ देखो, कुछ जो होते हैं कि आयु हो, आय हो, उत्पादन हो, प्राप्तांक हो। तो ये सभी जो हैं ये संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? संख्यात्मक के स्टैटिक्स का पार्ट है, जब हम लोग स्टैटिक्स में क्लियर करेंगे तो और अच्छी तरीके से कर देंगे। संख्यात्मक और मात्रात्मक ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है कि एक पंजीकृत फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब कि विवाद, डिस्प्यूट प्रस्तुत कर सकते हैं फर्म के विरुद्ध, बिल्कुल कर सकते हैं। अन्य साझेदारों के विरुद्ध, अगर मान लो पंजीकृत है मतलब कि रजिस्टर्ड फर्म है तो कर सकते हैं। अन्य साझेदारों के विरुद्ध बिल्कुल कर सकते हैं। तृतीय पक्ष के विरुद्ध बिल्कुल कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एक पंजीकृत रजिस्टर्ड फर्म होती है उसके जो साझेदार हैं, पार्टनर हैं, वो डिस्प्यूट जो है, विवाद को प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं जो फर्म के साझेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 78 में लिखा हुआ है, 79 में सॉरी लिखा हुआ है कि नए साझेदार के प्रवेश पर, मतलब कि न्यू पार्टनर के एंट्री पर किसी संपत्ति मतलब एसेट्स के मूल्य में अगर इंक्रीजमेंट हुआ है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। उसे कहाँ हम लोग क्रेडिट करेंगे कि एक नया साझेदार है, कोई नया साझेदार अगर साझेदारी में प्रवेश करता है तो उस संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी होती, ये तो बढ़ोतरी हुई होगी या फिर कमी हुई होगी। तो बढ़ोतरी को क्रेडिट किया जाता है। कौन से खाते में क्रेडिट किया जाता है? लाभहानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, संपत्ति खाते में, एसेट्स अकाउंट में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या फिर पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को
क्रेडिट किया जाएगा, तो वृद्धि अगर होगी तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डी ऑप्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसपी एजुकेशन को। नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग फुट में होती है, वर्ग मीटर में होती है, वर्ग इंच में होती है, या फिर वर्ग किमी में होती है, मतलब वर्ग किलोमीटर में होती है। तो इसमें ज्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कि वर्ग किलोमीटर में ये जो होती है वो कैसी होती है, वर्ग किलोमीटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी मतभेद हैं जिनसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते। एक समान, तुलनात्मकता, पूर्ण रूप से, या फिर ये सभी। तो लागत मतभेद का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट कोई देश में अगर मान लो 10 का बेचता है तो उतने ही में नहीं बेच सकते, मतलब एक समान नहीं बेच सकते। तो ये मतभेद के कारण हम लोग इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस पर हम लोग व्यापार नहीं कर सकते। नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है कि वित्तीय लेखांकन का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंट में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। खाता खतौनी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संक्षेपीकरण करना, वर्गीकरण की, अभिलेखन की, या फिर निर्वाचन करने की। तो वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग किस में रखेंगे, संक्षेपीकरण में, वर्गीकरण में, अभिलेखन करने में, या फिर निर्वाचन करने में। तो इसका बात याद रखिएगा कि आप लोग कि वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग किस में शामिल करते हैं, वर्गीकरण में शामिल करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनके निम्नलिखित क्रम होते हैं, वित्तीय लेखांकन की प्रक्रिया के क्रम। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वित्तीय लेखांकन की प्रक्रिया के निम्न क्रम। पहला क्रम है, इसमें पहला जो स्टेज है वो व्यवहारों को लिखना। क्या है, व्यवहारों को लिखना। नंबर 2, वर्गीकरण करना। नंबर 3, संक्षेपीकरण या फिर संक्षेपण। और नंबर 4, निर्वाचन। तो ये इनका क्रम होता है। तो सेकंड नंबर पूछा वित्तीय लेखांकन खाता खतौनी की प्रक्रिया। खाता खतौनी का मतलब होता है कि जैसे मान लो जर्नल कर दिए हैं, अब हम लोग उसमें खाता बनाएंगे तो उसको खतौनी करेंगे हम लोग, तो इसको वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 83 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोज नामचय से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है या फिर कहा जाता है। अभिलेखन, अभी मैंने बताया, अंतरण, खतौनी या फिर प्रविष्टि। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो हम लोग खतौनी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 84 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। तो हम आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स में 2-4 टॉपिक और हैं, मतलब कि पूरी इकोनॉमिक्स अभी पूरी नहीं हुई है। अभी आप लोगों को बहुत सी चीजें हम लोगों को करानी है। एक अल्पाधिकार कराना है, एक हम लोगों को एकाधिकार कराना है, और हम लोगों को जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे हम लोग। तो ऐसे बजट की बात करेंगे हम लोग,
बजट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपको इकोनॉमिक्स में प्रोवाइड करवाएंगे। बस थोड़ा सा समय चाहिए, जिससे आप लोगों को पीपीटी बनाने में हमें थोड़ा वक्त लग जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे बात आती है कि किस संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। तो द्विअधिकार में, पूर्ण बाजार में, अल्पाधिकार में या फिर स्वामाधिकार में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है। तो याद रखिए कि अल्पाधिकार में ऐसा होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, देखो अल्पाधिकार एक कैसी प्रक्रिया है, अपूर्ण प्रतियोगिता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर उत्पाद के 2 या अधिक उत्पादक होते हैं और विक्रेता बाजार में होते हैं, ठीक है, लेकिन किंतु उनकी संख्या अत्यधिक नहीं होती है। मतलब कि ऐसे बाजार में जिनमें, जैसे मान लो कि कोई बाजार है और कोई बाजार में कोई वस्तु बिकती है तो उसके विक्रेता जो है बहुत कम है, तो क्योंकि उसमें कम है इसीलिए विज्ञापन करना उसमें जरूरी होता है। मामला मतलब जीवन मृत्यु का मामला बन जाता है। जहाँ अल्पाधिकार पढ़ेंगे आप लोगों को तो अच्छी तरीके से डिस्कस उसमें करवाएंगे। ठीक है, अब बात आती है, अभी फिलहाल आप लोगों को कम हो सकता है, कम समझ में आया हो, लेकिन अगली बार में हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में अल्पाधिकार को। प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? प्रमाणन का मतलब होता है, एक ऑडिटिंग का पार्ट है वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब वाउचर, प्रमाणन का मतलब होता है वाउचिंग। व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात है। गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी करना, बिल्कुल सही बात है। तो ई और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग में आप लोगों को ये क्वेश्चन हो चुका है। 86 नंबर में लिखा हुआ है कि मांग के नियम का अपवाद है। मांग के नियम का अपवाद क्या है? तो ये मांग के मतलब इकोनॉमिक्स में मैंने कराया हुआ है कि मांग एक होता है मांग, डिमांड, और एक होता है हम लोगों का उसका नियम का अपवाद। तो अपवाद की बात किसने कही थी? तो अपवाद की बात कही थी गिफिन विरोधाभास ने। किसने कही थी? गिफिन विरोधाभास ने। तो ये जब हम लोग इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी क्लासों की लिंक दे रखी है, आप लोग वहां पे जाके चाहे किसी भी क्लास को देख सकते हैं। तो 86 नंबर का जो आंसर होगा गिफिन विरोधाभास होगा। यहाँ पे डिस्कस करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि नेक्स्ट नंबर में, और नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है 87 नंबर में कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। तो आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है, आंतरिक रोकथाम कहलाती है, आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है, या फिर आंतरिक प्रबंधन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो है वो आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है, आंतरिक रोकथाम कहलाती है, या फिर आंतरिक मूल्यांकन, या फिर आंतरिक प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर होगा ये आंतरिक रोकथाम होती है, तो या फिर आंतरिक रोकथाम कहलाती है। नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि 88 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है, मतलब कि जब साझेदारी का समापन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता तो बिल्कुल नहीं खोलते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता, वसूली खाता, या फिर लाभ हानि विनियोजन खाता। तो इसमें कौन सा खाता हम लोग खोलते हैं? तो याद रखिए कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट खोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। और नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि टैली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टैली शीट्स का प्रयोग जो है वो निर्धारित करने के लिए किससे किया जाता है? वर्ग सीमा को, प्रति वर्ग की आवृत्ति को, वर्ग की संख्या को, वर्ग की संख्या, यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, वर्ग की संख्या, या फिर निरंतर श्रृंखला को। तो इसमें जो है टैली शीट्स का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो इसमें जो हम लोग करते हैं तो प्रति वर्ग आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैली शीट्स का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टैली चिन्ह, टैली चिन्ह आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे 2 4 6 2 8 9 7 5 4 3 2 0 2 ऐसे करके बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे, संख्या यहाँ पे लिखे जाएंगे, टैली चिन्ह, और यहाँ पे लिखे जाएंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। अब जैसे मान लो कि कोई नंबर है, हम आपको कहेंगे कि ये 0 देखिए, तो 0 कितने बार है? तो आप लोग कहेंगे 0 सर 1 बार है, तो 1 लिख दिया। बारंबारता से कितनी होगी? 1। तो उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है 1 है, नहीं है, तो उसके बाद 2 है, तो 2 को देखिए, 2 है, 1 2 3 4, और कोई 2 है तो 4 बार 2 है, तो 4 लिख दिया। 1 2 सॉरी टैली चिन्ह में हम लोग टैली चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे?
एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग 4 बना देंगे, 4 बार 2 है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता 4। तो इनका हम लोग टैली चिन्ह का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये जो आवृत्ति है इसी को हम लोग बारंबारता बोलते हैं, इसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। व्यक्तिगत विक्रय जो है वो किसमें हम लोग शामिल नहीं करते हैं, लक्षित नहीं करते हैं? असंख्य श्रोताओं पर, दो तरफा संप्रेषण पर, व्यक्तिगत संपर्क पर, या फिर तुरंत प्रतिपुष्टि पर। तो व्यक्तिगत विक्रय जो है लक्षित नहीं होता है, तो वो कब उसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं? तो असंख्य जो है श्रोताओं पर हम लोग इसको शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का व्यक्तिगत विक्रय नहीं आएगा। दो तरफा संप्रेषण में हो सकता है, व्यक्तिगत संपर्क में भी हो सकता है, तुरंत प्रतिपुष्टि में भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। लेखांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना, सरलीकरण करना, या फिर सामाजिकरण करना। तो लेखांकन प्रक्रिया में जो है वो क्या शामिल नहीं है? तो लेखांकन प्रक्रिया में जो है वो सरलीकरण नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही कर सकते हैं। अब मान लो कोई चीज है, उसमें अगर कोई कठिन चीज है तो उसको सरल नहीं बना सकते हैं, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते, तो सरलीकरण को शामिल नहीं कर सकते। अभिलेखन बताया था, वर्गीकरण करना, सामाजिकरण करना, तो ये सारे के सारे ये सामाजिकरण नहीं है, ये सारांशीकरण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारांशीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सामाजिकरण तो नहीं होता है, सारांशीकरण। ठीक है, सारांशीकरण है यहाँ पे, तो सारांशीकरण सारांश भी निकालेंगे, तो ये भी होता है। अभिलेखन करना भी होता है, वर्गीकरण करना भी होता है, लेकिन सरलीकरण नहीं करते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 92 नंबर में लिखा हुआ है कि मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य के स्तर के मध्य संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, अप्रत्यक्ष, या फिर अनुपातिक। तो इनका जो है वो संबंध कैसा होता है? तो याद रखिए कि मुद्रा के मूल्य की बात की जाए, जैसे मान लो कि नोट है, ये नोट है, ये 10 का नोट है। ठीक है, तो इसके जो है मुद्रा का मूल्य कितना है? तो ये है एक, और एक सामान्य मूल्य होता है। तो जैसे मान लो इस नोट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसके मूल्य में कैसा अंतर होता है? तो प्रतिकूल अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? प्रतिकूल संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 93 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? कौन सी चीज है जो उसकी बैंकों की, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक जैसे बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? राजकोषीय नीति, बैंकिंग कानून, रेपो दर, या फिर व्यवसायी निराशावाद। तो इनमें जो है वो क्या ऐसी चीज है जो उनको क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करती है? तो याद रखिए कि राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति उनकी जो है निर्माण शक्ति को प्रभावित करती है या फिर सीमित करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 94 नंबर में लिखा हुआ है कि खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो खातों के योग करने, खातों का योग करना, अंतर निकालना, योग करना कहलाता है, परीक्षण करना, संतुलित करना, या फिर वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि संतुलितीकरण करना, मतलब कि संतुलितकरण करना, मतलब दोनों पक्ष हैं क्रेडिट में, डेबिट में, इन दोनों को हम लोगों ने देखा, दोनों का मतलब कि देखो क्रेडिट और डेबिट बराबर ही आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पक्ष बड़ा होता है उसको हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं, और अंतर जो होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। जिस साइड में अंतर होता है, जिस साइड में कम होता है, उसी साइड में हम लोग अंतर को लिख देते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन की वह अवधारणा, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ का और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है? लागत, वसूली, मिलान, या फिर प्रकटन। तो लेखांकन की वह अवधारणा जिस पर हम लोग लाभ और हानि खाता तैयार करते हैं, तो ये मिलान कहता है। कैसा? मिलान के अंतर्गत आती है, क्योंकि व्यापारी को पता तो चले कि हम लोगों को लाभ हो रहा है कि हानि, तो इसलिए इसका मिलान किया जाता है, तो इसलिए हम लोग लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है 96 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम बिल्कुल है, मूल्य का संग्रह है, कीमतों का स्थिरीकरण और मापन की इकाई ये भी है,
तो ये जो ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कीमतों का स्थिरीकरण करना ये मुद्रा का कार्य नहीं है। अगर आप लोगों ने मुद्रा के कार्य नहीं पढ़े हैं तो जल्द से जल्द आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग की क्लास में मुद्रा के कार्य की पूरी डिटेल में मिल जाएगी आप लोगों को अच्छी तरीके से। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 97 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। व्यक्तिगत विक्रय में हम लोग क्या सम्मिलित करते हैं? मौखिक संप्रेषण बिल्कुल करते हैं, आमने सामने की बातचीत बिल्कुल करते हैं, ग्राहकों से बातचीत बिल्कुल करते हैं, इनमें से सभी। तो इसका याद रखिए कि व्यक्तिगत जो है विक्रय में हम लोग मौखिक संप्रेषण तो नहीं, लेकिन 97 नंबर का सी ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो हम लोगों का, जैसे मान लो कि मौखिक संप्रेषण जो है वो बिल्कुल करते हैं व्यक्तिगत विक्रय में, आमने सामने की बातचीत भी करते हैं हम लोग, ग्राहकों से बातचीत भी करते हैं व्यक्तिगत विक्रय में। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें चौथा जो है, चाहिए चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि जर्नल में एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट क्रेडिट किए जाते हैं कहलाती है। तो ऐसी कौन सी प्रविष्टि है जिसमें हम लोग 2 या 3 खाते को डेबिट कर सकते हैं? तो दोहरी प्रविष्टि है, बहु प्रविष्टि है, आंतरिक प्रविष्टि है या फिर संयुक्त प्रविष्टि है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एंट्री बोलते हैं, मिक्स्ड जर्नल बोल सकते हैं। कि जैसे मान लो कि एक ही तारीख में 2 एंट्री हैं तो हम लोग दोनों को इकट्ठे डालेंगे और उनका नेचर भी जो है वो एक ही जैसा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे उनको डाल सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दी है, जॉर्ज आर टेरी के द्वारा, पीटर एफ ड्रंकर के द्वारा या फिर हेनरी फ्योल के द्वारा। तो ये परिभाषा जो दी है वो पीटर एफ ड्रंकर साहब ने दी है कि प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है। एक प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है, एक कैसा है, कैसा व्यवहार है? अनुचित व्यापार व्यवहार है, एकाधिकार व्यापार व्यवहार है, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि ये प्रतिबंधित होता है। मतलब कि प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना ये कैसा व्यवहार है? प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो व्यापार का एक पार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल SP एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। इनकम टैक्स में हम लोगों ने क्लास की हुई है, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। अगर आप लोग क्लास देखना चाहें तो इनकम टैक्स की मिल जाएगी आप लोगों को, कॉस्ट अकाउंटिंग की मिल जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मिल जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो पूरी क्लास आप लोगों को मिल जाएंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की क्लासें मिल जाएंगी, बिजनेस स्टडी की क्लासें मिल जाएंगी। तो आप लोगों को बहुत सी क्लासें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।